नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 30 सितंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। शिमला में पंजाब के पूर्व मंत्री की तलाश, विजिलेंस टीम की झंझीड़ी में दबिश, निराश लौटे। पंजाब के बठिंडा से आई विजिलेंस की टीम शिमला में पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तलाश कर रही है। पंजाब से आई विजिलेंस की टीम पूर्व मंत्री की तलाश के लिए गुरुवार रात से शिमला में विभिन्न जगहों पर छापामारी कर रही है। बताया जा रहा है कि बठिंडा लैंड अलॉटमेंट केस में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की हिमाचल में भी तलाश की जा रही है। पंजाब विजिलेंस टीम ने गुरुवार रात को शिमला के झंझीड़ी में दबिश दी, लेकिन मनप्रीत बादल का कोई सुराग नहीं लगा। आज शिमला के मशोबरा, चायलकोटी, कुफरी व फागू में मनप्रीत के संभावित ठिकानों पर भी विजिलेंस छापामारी कर रही है। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की गिरफ्तारी के एक दिन बाद विजिलेंस टीम मनप्रीत बादल की तलाश में 6 राज्यों में छापामारी कर रही है। दरअसल पंजाब के बठिंडा में एक संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में एक अदालत ने मंगलवार को ही मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसके बाद विजिलेंस की अलग अलग टीमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में छापेमारी कर रही है। पूर्व विधायक स्वरूप चंद सिंगला द्वारा साल 2021 में की गई शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की है। मॉडल टाउन में प्लाट खरीदने के मामले में पिछले कई महीनों से पंजाब विजिलेंस की टीम कार्रवाई कर रही है। विजिलेंस एफआईआर दर्ज होने के बाद से विजिलेंस मनप्रीत बादल की तलाश में जुटी हुई है। ठगी पर पुलिस में दर्ज करवाएं शिकायत, डीआईजी बोले, आरोपियों का डाटा जुटा रही एसआईटी टीम। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का शिकार हुए पीड़ित लोग अपनी शिकायत संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करवा सकते हैं। एसआईटी ने क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के आरोपियों का डाटा जुटाना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले की जांच के लिए डीआईजी अभिषेक दुल्लर के नेतृत्व में 8 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई है। क्रिप्टो करेंसी के करोड़ों के इस स्कैम में मास्टरमाइंड मंडी जिला के 3 लोग बताए जा रहे हैं। प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और ऊना जिला में डीजीटी कॉइन में पैसा लगाया है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों के ठगी मामले को लेकर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसटीआईटी ठगी मामले में शामिल मास्टरमाइंड लोगों का पता लगा रही है। गौर हो कि प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर डीजीटी कॉइन के जरिए पैसा डबल करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए करोड़ों रुपए ऐंठने वाले कंपनी के मालिक सुभाष शर्मा निवासी जिला मंडी, हेमराज ठाकुर निवासी जिला मंडी, सुखदेव ठाकुर निवासी धर्मपुर, अभिषेक शर्मा निवासी ऊना व इस कंपनी में शामिल अन्य बेनाम जालसाज शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ठगी को अंजाम देने वाले आरोपी लोगों के करोड़ों रुपए ठगने के बाद गायब चल रहे हैं। ठगी के आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का शिकार हुए लोग संबंधित पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। डीआईजी अभिषेक दुल्लर ने कहा कि ठगी मामले से जुड़े आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मेडिकल कॉलेज में स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के टेंडर में गड़बड़, दूसरी पार्टी को लाभ देने के लिए फाइल से की गई टैंपरिंग। डा राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्टेशनरी और प्रिंटिंग के लिए किए टेंडर में गड़बड़झाला सामने आया है।
आरोप है कि अपनी मनचाही पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए फाइल के बीच से पन्नों में टैंपरिंग की गई। इस सारे गड़बड़झाले में संबंधित ब्रांच में काम करने वाले मुलाजिमों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि विभाग के कर्मचारी की मिलीभगत के बिना अलमारी के अंदर रखी फाइल से छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। यही नहीं, इससे अधिक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से जो जांच करवाई गई वो भी मात्र खानापूर्ति साबित हुई, क्योंकि 29 अगस्त को सौंपी गई जांच की रिपोर्ट पर 1 महीने बाद भी किसी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेशनरी और प्रिंटिंग के लिए करीब 200 आइटम की खरीद के लिए एक टेंडर निकाला था। सूत्रों के अनुसार इस टेंडर में जो सबसे लोएस्ट बिडर था उसकी 5 पन्नों की फाइल में से पेज नंबर 3 और 4 पर अंकित 87 आर्टिकल से किसी ने बाद में छेड़छाड़ कर दी, जिसमें अधिकारियों के हस्ताक्षरों से लेकर पेन की स्याही और राइटिंग में भी भिन्नता थी। इस मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से की गई तो मामले की जांच बिठा दी गई। बताते हैं कि एचएएस रैंक के अधिकारी एडिशन डायरेक्टर प्रशासन को जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच अधिकारी की जांच में पाया गया कि फाइल से छेड़छाड़ की गई है और उसमें स्टाफ के कर्मचारियों की भी मिलीभगत रही है, क्योंकि स्टाफ की मिलीभगत के बिना एक सरकारी दस्तावेज से छेड़खानी करना संभव नहीं है। जांच अधिकारी ने जांच के बाद 29 अगस्त को जो रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंपी उसमें फाइल से टेम्परिंग करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, इस टेंडर को रद्द करने, कंपनी को 5 साल के लिए मेडिकल कॉलेज से ब्लैकलिस्ट करने और गड़बड़झाले में संलिप्त कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का अनुरोध किया था। लेकिन हैरत की बात है कि 1 महीने बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और 18 सितंबर को नया टेंडर जारी कर दिया गया, जिसे न तो कहीं पब्लिश किया गया न ही नोटिस बोर्ड पर उस टेंडर की कोई प्रतिलिपि लगाई गई। केवल 5 से 6 फर्मों को कॉपी भेजकर खानापूर्ति कर दी गई। मामले की जांच जारी। एमएस अनिल वर्मा ने बताया कि हमारे पास पहले मौखिक रूप से शिकायत आई थी तो हमने रिटर्न में कंप्लेंट मांगी थी, जिसके बाद इस मामले में प्रिंसिपल ऑफिस को सूचित किया गया था और एडिशनल डायरेक्टर को जांच का जिम्मा सौंपा था। इस मामले में जांच की जा रही है। मैंने की है इंक्वायरी। इस मामले के जांच अधिकारी और मेडिकल कॉलेज के एडिशनल डायरेक्टर डा विक्रम महाजन से जब दूरभाष पर इस बारे में संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि उन्होंने मामले की इंक्वायरी की है और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रिंसिपल को सौंपी है। उनका कहना था कि इससे अधिक वे कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हैं। केंद्रीय टीम ने देखे हिमाचल के जख्म, दूनाला गढ़सुला विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान का लिया जायजा। इस साल मानसून के कारण प्रदेश भर में अरबों रुपए को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही को देखने के लिए दूसरी बार केंद्रीय टीमें भेजी है। शुक्रवार को केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल ने दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलावा पालमपुर में भारी वर्षा के कारण प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल ने दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी शहर के लक्कड़ डिपो पुल, बाल्द पुल, ग्राम पंचायत बवासनी के गांव शील और सुनानी तथा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामशहर, दभोटा पुल, नालागढ़ शहर मार्ग तथा घनेरी गांव में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया। केंद्रीय जल आयोग के निदेशक पीयूष रंजन ने कहा कि बरसात के नुकसान का आकलन करने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगी।
उधर केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को धीरा उपमंडल के अंतर्गत भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए परमार नगर आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त मकानों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा प्रभावित परिवारों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली और भविष्य में ऐसी स्थिति व चुनौती से निपटने के लिए अपने सुझाव भी दिए। पहले दिन 48 लग्जरी बसें पहुंची मनाली। पर्यटन नगरी में रौनकें, आपदा से परेशान कारोबारियों के चेहरों पर खुशी। सरकार द्वारा लग्जरी बस का ट्रायल करने के बाद लग्जरी बसों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। 83 दिनों के बाद पर्यटन नगरी में लग्जरी बसों ने दस्तक दी है। शुक्रवार को 50 से अधिक लग्जरी बसें पर्यटन नगरी के क्षेत्र में पहुंची है। हालांकि सुबह के समय अधिकतर लग्जरी बसें पतलीकुहल तक ही आई, लेकिन 10 बजे के बाद बसें मनाली तक पहुंचना शुरू हो गई। कुछ एक बस चालकों को पता नहीं चल पाया कि वो मनाली तक आ सकते हैं। उन चालकों ने अपनी सवारियों को पतलीकुहल में ही उतार दिया। कुछ चालकों का कहना था कि लग्जरी बस स्टैंड मनाली में ब्यास के तटीयकरण का काम चला हुआ है, इसलिए पार्किंग की कमी को देखते हुए सवारियों को पतलीकुहल ही उतार दिया। लेकिन 10 बजे के बाद 25 से अधिक बसें सीधा मनाली पहुंची। इस बार सप्ताहांत में एक साथ 2 छुट्टियां होने के चलते पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने की आशंका है। शुक्रवार को 46 लग्जरी बसों सहित 200 से अधिक छोटे पर्यटक वाहन भी मनाली पहुंचे हैं। लगभग 3000 पर्यटकों ने मनाली में दस्तक दी है। पर्यटन कारोबारी हरीश, अजीत, रवि, प्रदीप व अशोक ने बताया कि इस बार पर्यटकों की आमद में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वोल्वो एसोसिएशन की चेयरमैन लाजवंती शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 40 से अधिक लग्जरी बसें पतलीकुहल और मनाली पहुंची है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि लग्जरी बसों के मनाली पहुंचने से पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटा है। हिमाचल का इतिहास पढ़ेंगे छात्र, शिक्षा मंत्री बोले, पाठ्यक्रम में विषय शामिल करने को बनाएंगे इतिहासकारों की कमेटी। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास को जोड़ने के लिए राज्य स्तर के प्रबुद्ध इतिहासकारों की कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद तैयार विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य रिसर्च बेस्ड होगा। मंत्री ने प्रदेश के टॉपर छात्रों के साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा दिसंबर में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हुए इसे वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह शुक्रवार को प्रदेश स्कूल बोर्ड के कार्यों की रिव्यू मीटिंग की गई है, ऐसे ही भव्य में भी हर वर्ष बैठकों का आयोजन कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा बोर्ड में मैन पावर बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। चयन आयोग के गठन के बाद जेओए सहित अन्य पदों को भरा जाएगा। सरकार नवंबर तक चयन आयोग का गठन कर लेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश का इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। जिला कांगड़ा का जिक्र महाभारत तक में आता है। उन्होंने कहा कि वीर राम सिंह पठानिया, जनरल जोरावर सिंह, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, प्रजामंडल, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सरीखी विभूतियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों से हमारे बच्चे परिचित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी केवल इतिहास विषय पढ़े वाले बच्चों तक सीमित न होकर सभी बच्चों तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। रोहित ठाकुर ने कहा कि हमारे गर्वीले इतिहास में हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपराएं, कला और साहित्य भी आता है। इन सब विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों को दिए।
मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा आशीष बुटेल ने अधिकारियों को बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश शिक्षा बोर्ड की विश्वसनीयता इसी प्रकार बनी रहे, इसके लिए पूर्ण निष्ठा से कर्मचारी काम करें। उन्होंने कहा स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें और अन्य सामग्री की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। तकनीक पर होगा काम। रोहित ठाकुर ने कहा कि बोर्ड की कार्यप्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग कर डिजिटाइजेशन पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर सेट करने से लेकर परीक्षाओं के आयोजन तक तकनीक का उपयोग पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में पारदर्शिता रखने और नकल पर नियंत्रण रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा हर केंद्र में हो और उनका कंट्रोल सेंटर बोर्ड में स्थापित किया जाए। डिजिलॉकर में प्रमाण पत्र। डा निपुण जिंदल बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष और उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आने वाले समय में सारे प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर से जोड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इससे जहां बच्चों को अपने सर्टिफिकेट सुरक्षित रखने में सहायता होगी। इस दौरान सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड मेजर विशाल शर्मा, एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा सहित स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। डे बोर्डिंग स्कूलों की साइट का निरीक्षण। 4 जिलों के दौरे के बाद शिमला लौटी शिक्षा विभाग की टीम। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की साइट निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग की विशेष कमेटी शुक्रवार को शिमला लौटी है। अब राज्य सचिवालय में स्कूल निर्माण को लेकर कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि कितने स्कूलों की जमीन कमेटी के मानकों पर खरी नहीं उतरी है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कुछ स्कूल के लिए चयनित जमीन कैंसिल भी हो सकती है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए गठित विशेष जांच कमेटी ने पिछले दिनों 4 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिला का दौरा कर स्कूल निर्माण के लिए चिन्हित जमीन सहित अन्य बिंदुओं की जांच की। अब रिपोर्ट के बाद ही इन जिलों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण पर फाइनल मुहर लगेगी। वहीं प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों में बनने वाले डे बोर्डिंग स्कूलों को प्रशासनिक मंजूरी के बाद बजट की पहली किस्त जारी की गई थी। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों के निर्माण को पहली किस्त के रूप में 1.5 करोड़ प्रति स्कूल के हिसाब से राशि जारी कर दी गई है। इन 18 स्कूलों में बिलासपुर में विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं, हमीरपुर में नादौन, बड़सर, भोरंज, सुजानपुर, कांगड़ा में जवाली, जसवा, परागपुर, जयसिंहपुर, पालमपुर, नगरोटा, बगवा, फतेहपुर, ज्वालामुखी और शाहपुर क्षेत्र शामिल हैं। इसी और कोट चुनाव में कांग्रेस माकपा का परचम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ईसी और विश्वविद्यालय कोर्ट सदस्य के शुक्रवार को हुए चुनाव में कांग्रेस माकपा विचारधारा के कर्मचारियों ने जीत हासिल कर परचम फहराया। चुनाव में ईसी सदस्य के पद पर कांग्रेस और माकपा गठबंधन की ओर से मैदान में उतरे गीता राम ने 278 मतों से जीत दर्ज की है। उन्हें 712 वैध मतों में से 495 वोट पड़े। वहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रेम राज को 217 वोट पड़े। इसके अलावा कोर्ट सदस्य के लिए कांग्रेस माकपा समर्थित देवेंद्र कुमार ने 151 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल वैध मतों में से 434 वोट पड़े। वहीं भाजपा समर्थित शिवानी भाटिया को महज 283 वोट पड़े हैं। दोनों पदों के लिए कुल 835 कर्मचारियों में से 730 ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें इसी सदस्य के लिए 18 वोट, कोर्ट सदस्य के लिए 13 वोट अवैध घोषित किए गए। कांग्रेस व माकपा समर्थित अलायंस की यह लगातार तीसरी जीत है। चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर व विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा वीरेंद्र शर्मा ने विजयी उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है।
आईआईटी कैटलिस्ट के हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक की शुरुआत आज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में स्थित टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर कैटलिस्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा प्रभाग के सहयोग से हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक HST के 7वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग का HP सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी इस आयोजन में सहयोग कर रहा है। हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2023 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। IIT मंडी कैटलिस्ट द्वारा पिछले 7 वर्षों से हिमालय स्टार्टअप ट्रैक HST का आयोजन किया जा रहा है। हिमालयन शब्द पर्यावरण के प्रति जागरूक समाधानों को प्रस्तुत करने के लिए कैटलिस्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और स्टार्टअप ट्रैक उभरते हुए स्टार्टअप संस्थापकों की उत्साही स्टार्टअप यात्रा का प्रतीक है। HST के इस 7वें संस्करण में लगभग 500 लोगों के आने की उम्मीद है। सूरज की किरणों से रोशन हो रहा हिमाचल, पहले चरण में 130, दूसरे चरण में 140 मेगावाट के आए आवेदन। एक तरफ जहां हाइड्रो पावर सेक्टर में अभी भी मंदी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सोलर ऊर्जा में सरकार को हिमाचल में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। हिम ऊर्जा ने पिछले कुछ महीनों में 2 बार 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक के छोटे सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें अब तक 270 मेगावाट के लिए आवेदन आ चुके हैं। पहले चरण में 130 मेगावाट और दूसरे चरण में 140 मेगावाट के लिए आवेदन आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा ने हिम ऊर्जा को सोलर प्रोजेक्ट अलॉट करने का काम दिया। हिम ऊर्जा को पहले चरण में ही 130 मेगावाट के छोटे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा रिस्पांस मिला। इसे देखते हुए दूसरा चरण भी जारी किया, जो हाल ही में खत्म हुआ है। इसमें 140 मेगावाट के लिए आवेदन आए हैं। कोई भी युवा अपनी जमीन पर 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक का सोलर प्रोजेक्ट लगा सकता है। यह प्रोजेक्ट खाली जमीन, घासनी या ढाक में भी लगाए जा सकते हैं। इन प्रोजेक्टों से राज्य सरकार 3.75 रुपए प्रति यूनिट की रेट से बिजली खरीदेगा। यानी सोलर परियोजना से 100% बिजली राज्य सरकार लेगी। नौजवान सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगवाएं, पैसे भी कमाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आगामी 25 वर्षों तक खरीद करेगी, ताकि युवाओं के पास एक स्थिर आय का स्रोत हो। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा दोहन के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। राज्य सरकार द्वारा अपनी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस सब्सिडी से युवा उद्यमियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उद्यम स्थापित करना और अधिक सुलभ तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया गया है। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती न करें। साइबर सेल ने किया अलर्ट, वीडियो कॉल के झांसे में फंसाकर ठग रहे शातिर। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती महंगी पड़ सकती है। साइबर ठग अब वीडियो कॉल के झांसे में फंसाकर लोगों ठग रहे हैं।
साइबर सेल शिमला ने सेक्सटॉर्शन को लेकर एडवाइजर जारी की है। ऑनलाइन की इस दुनिया में मामलों के सामने आने पर पुलिस ने उपभोक्ताओं को अलर्ट जारी कर इसके शिकार होने से बचने के लिए जानकारी रखने का आह्वान किया है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने बताया कि ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन तब होता है जब कोई धोखेबाज आपकी निजी और संवेदनशील सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने की धमकी देता है। जब तक आप उनकी पैसों की मांगों का पालन नहीं करते हैं, वह आपकी फोटो वीडियो को आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को भेजकर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे सकता है। सेक्सटॉर्शन ऑनलाइन दुर्व्यवहार का एक रूप है जिसमें साइबर अपराधी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, एसएमएस, ऑनलाइन डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पोर्न साइट्स आदि जैसे विभिन्न चैनलों का उपयोग करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को अंतरंग वीडियो ऑडियो चैट में लुभाया जा सके और उन्हें पोज दिया जा सके। नग्न या उनसे खुलासा करने वाली तस्वीरें प्राप्त करता है। जालसाज बाद में इस सामग्री का उपयोग पीड़ितों को परेशान करने, शर्मिंदा करने, धमकी देने, शोषण करने और ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर ठगों का उद्देश्य दुर्व्यवहार और शोषण, उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान की धमकी, दिमागी परेशानी, अपराध करने का अलग अलग तरीका अपनाते हैं। सेक्सटॉर्शन से खुद को कैसे बचाएं? कभी भी अपनी कोई भी समझौता करने वाली इमेज, पोस्ट, वीडियो किसी को भी साझा न करे, चाहे वे कोई भी हो। याद रखें कि इंटरनेट कभी नहीं भूलता या माफ नहीं करता। अगर आपने एक बार कुछ साझा किया है तो वह हमेशा के लिए नेट पर मौजूद रहेगा, किसी न किसी रूप में। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती के लिए कभी भी स्वीकार या अनुरोध न करें। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट यूजर विकल्प का उपयोग करें। हमीरपुर में भी अयोध्या जैसा भव्य राम मंदिर पद्मश्री करतार सिंह सोखले ने बनाया मॉडल। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में 1 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में शौर्य जागरण यात्राएं निकाली जा रही है। इसी क्रम में हमीरपुर में चलने वाली 5 दिन की यात्रा का शुभारंभ धार्मिक और परम पवित्र स्थान दियोटसिद्ध से होगा। महंत श्री श्री 1008 राजेंद्र गिरी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में यह कार्यक्रम शुरू होगा। हमीरपुर में एक अनूठे प्रयास में राम मंदिर की हूबहू दिखने वाली प्रतिकृति मॉडल तैयार की जा रही है। यह प्रतिकृति पद्मश्री से सम्मानित 63 वर्षीय करतार सिंह सोखले द्वारा तैयार की जा रही है। जी हां, वही करतार सिंह सोखले जिनके बांस की तीलियों से कलाकृति बनाने के शौक के जुनून ने उन्हें पद्मश्री सम्मान दिलवाया था। करतार सिंह सोखले दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। उन्होंने यह मॉडल बांस की लकड़ी से तैयार किया है, जिसके लिए वह रोजाना 14 घंटे काम कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस शौर्य जागरण यात्रा के लिए बनने वाले रथ पर राम मंदिर का यह मॉडल और उसके आगे राम भव्य राम दरबार रखा जाएगा। यात्रा के जिला प्रमुख आशीष शर्मा के अनुसार इस भव्य रामरथ के लिए जनता का उत्साह जहां सभी आयोजकों व कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहा है, वहीं इस यात्रा के माध्यम से जनमानस के श्रद्धा, समर्पण और त्याग के भाव की भी देखने को मिलेगी। HDM कुछ ऐसा होगा शौर्य जागरण यात्रा का रूट। 5 दिन तक चलने वाली इस शौर्य जागरण यात्रा में पहले दिन बड़सर प्रखंड के दियोटसिद्ध, बिझड़ी, डुगाड़, करेर, शुक्कर खड्ड, सलौनी, हार, गरली चौक, महरे चौक, दांदड़ू, जयोली देवी से होती हुई रात को टिप्पर में रुकेगी। 2 अक्टूबर को नादौन प्रखंड में टिप्पर, गलोड़, कांगू, धनेटा, ग्वालपत्थर, किटपल, पखरोल, नादौन, भा, भूमपल, बड़ा से होते हुए रात को भलेट में रुकेगी। 3 अक्टूबर को भलेट से सुजानपुर, रामधाम, बीड़, भगेड़ा, बुब्बर, ऊहल, कक्कड़,
टौनी देवी बारी से होते हुए अवाह देवी रुकेगी। 4 अक्टूबर को अवाह देवी से बस्सी, तरकवाड़ी, सहोटा खड्ड बाजार, भरेड़ी, जाहू, लदरौर, कड़होता, पट्टा होते हुए उखली जाएगी। 5 अक्टूबर को उखली से भोटा, डिडवीन, भिड़ा, कोहली, मट्टन सिद्ध, पक्का भरो, अणु चौक, हमीरपुर गांधी चौक, भोटा चौक से रंगस होते हुए दंगड़ी चैतन्य महाप्रभु गोड़ीपा मंदिर में संपन्न होगी। जवाब देने से भाग रहे कांग्रेस नेता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल बोले, झूठी गारंटियां देकर पाई सत्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। बिंदल ने कहा कि चंबा में जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई उसके बाद यह स्थितियां सुधारनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां लगातार बलात्कार, हत्याओं की घटनाएं न बढ़ी हो, और तो और मुख्यमंत्री के गृह जिला में जो अमानवीय कृत्य हमारी एक बहन माता के साथ किया गया, जो शर्मनाक है। लगातार कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि मणिपुर के अंदर जो हुआ वह दुखदाई है, लेकिन हमीरपुर में एक बहन के बाल काट के उसका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाना, इसके बारे में अभी तक सरकार की ओर से रुख स्पष्ट नहीं किया गया, यह चिंतनीय है। आज कांग्रेस नेता कर्जे की बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कर्ज तो कांग्रेस की सरकारों ने लिया, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। उनके नेता अब जवाब देने से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज की सेवा करने की बात आती है तो फिर वह कहते हैं कि खजाना खाली है। आपने टैक्सी ऑपरेटर के ऊपर टैक्स बढ़ाया, हर प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ावा दिया, अपने औद्योगिक क्षेत्र की बिजली महंगी कर दी, अपने लेड उत्पादन करने वाली उद्योग के ऊपर टैक्स लगा दिया, 7 रुपये डीजल महंगा कर दिया। आपदा के समय सरकार ने डिपो में दाल और तेल महंगे कर दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में करे काम। सीआईआई पावर कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण के शुभारंभ पर राज्यपाल के बोल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार को शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई हिमाचल प्रदेश द्वारा मेकिंग हिमाचल प्रदेश द कैपिटल ऑफ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी विषय पर आयोजित सीआईआई पावर कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल के सतत विकास और समृद्ध भविष्य के दृष्टिगत हरित और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एकजुट प्रयासों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ ही सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। हरित और स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनने की परिकल्पना को साकार करने के लक्ष्य में ग्रिड एकीकरण, तकनीकी प्रगति, वित्त पोषण और सामुदायिक जुड़ाव सहित कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि हर चुनौती नवाचार और विकास के अवसर प्रदान करती है और हम सब मिलकर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करें। हिमाचल में नदियों, वनों और पहाड़ों सहित प्रचुर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं पैदा करते हैं। हमें प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को अपनाना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता ही नहीं, अपितु यह एक आर्थिक अवसर भी उपलब्ध करवाता है। यह सतत विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन और जैव ईंधन, बायोमास जैसे हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हम ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने में सक्षम हैं
और इनसे आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। हाथ उठा वोट देना असंवैधानिक, संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन ने गलत बताया पूर्व सैनिक लीग का तरीका। स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद आज के आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग आदि के जमाने में पूर्व सैनिक लीग हिमाचल प्रदेश ने अभी भी हाथ उठाकर वोट देने के तरीके को अपनाया है तथा अपने मेमोरेंडम में रखा है, जो उनकी पुरानी सोच व निष्क्रियता को दर्शाता है। यह तरीका शायद एक ही प्रत्याशी को जीताने के उद्देश्य से बनाया होगा। यह बात संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन JCOR के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधान पद के 3 प्रत्याशियों वाले इस चुनाव में किस प्रकार से हाथ उठाकर चुनाव कराया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि इस प्रकार के तरीके को एक प्रत्याशी के लिए तो प्रयोग में किया जा सकता है, परंतु ज्यादा के लिए नहीं। JCOR में से चुनाव में उतरे कैप्टन अशोक कुमार व कैप्टन कपूर सिंह गुलेरिया ने एक सप्ताह पहले ही यह मांग की थी कि चुनाव अधिकारी संवैधानिक तरीके से ही चुनाव प्रक्रिया का संचालन करें तथा गुप्त वोट को बैलेट बॉक्स में डालने की व्यवस्था करें। इसके लिए उन्होंने लिखित रूप में दे दिया था। न्यायालय में भी दी जा सकती है चुनौती। संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश ने भी इस मांग को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि गुप्त मतदान के साथ ही चुनाव अधिकारी यह भी निश्चित करें कि डेलीगेट्स के सदस्यों को प्रत्याशी जो ऊपर के रैंक के हैं तथा पहले से ही लीग के पदों पर हैं, वे अपनी तरफ लुभाने के लिए उनको खाना, ब्रेकफास्ट व चाय आदि की व्यवस्था वोट डालने से पहले न करें, जो कि JCOR के प्रत्याशियों के वोटों को कम करने का प्रयास समझा जाएगा तथा चुनाव निष्पक्ष व प्रजातंत्र की प्रणाली में संवैधानिक तरीके से नहीं होंगे। इस प्रकार के हुए चुनाव को न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। दशहरे तक नहीं बन पाएगा कैंची मोड़, चंडीगढ़ मनाली HH पर पंडोर डैम के पास टूटी सड़क बनी आफत। चंडीगढ़ मनाली NH बरसात में तहस-नहस हो गया है। पंडोर डैम के पास कैंची मोड़ ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। हालांकि टूटे कैंची मोड़ का पुनर्निर्माण दिन रात जोरों से हो रहा है, मगर फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला 16 अक्टूबर तक यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जबकि NHAI के चेयरमैन ने स्वयं इस स्थल का निरीक्षण करते हुए 16 अक्टूबर तक कैंची मोड़ को बहाल करने की डेडलाइन दी है, लेकिन मौके हालत और परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि अभी 2 माह तक यह कैंची मोड़ नहीं बन पाएगा। निर्माण नई तकनीक से किया जा रहा है, जो लोगों की समझ से परे है। हालांकि अब NHAI ने पंडोर से कैंची मोड़ तक तैयार किए 4 किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग को कोलतार बिछाकर पक्का करने का निर्णय लिया है, जिसका टेंडर भी दे दिया है। इसका खर्च NHAI ही उठाएगी। हालांकि पंडोर डैम से वैकल्पिक सड़क की दशा वोल्वो बसों के लिए अभी ठीक नहीं है। अभी भी यह सड़क वन वे है। जाम का सबसे बड़ा कारण है। इस पूरे 4 किलोमीटर वैकल्पिक सड़क पर तंग मोड़ की कटिंग रात को की जा रही है, ताकि सड़क डबल लेन बन सके। टूटे कैंची मोड़ से डयोड तक 4 लेन का ब्यास वाली साइड स्लाइड हो चुकी है और सड़क धंस गई है। कैंची मोड़ खुलने को अभी लंबा इंतजार। NHAI के PD वरुण चारी ने भी स्वीकार किया कि टूटा कैंची मोड़ 16 अक्टूबर तक नहीं बन पाएगा। इसके लिए समय लगेगा। तब तक के लिए पंडोर डैम वैकल्पिक सड़क को पक्का किया जा रहा है, जिसका पूरा खर्च NHAI उठाएगी। यह काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। दशहरा उत्सव पर पड़ेगा असर। जोगणी मोड़ व खोती नाला में भी 3 स्थानों से वोल्वो बसों का निकला मुश्किल बना हुआ है। इसके बाद टनल से सड़क चकाचक है और डबल लेन है।
उधर मंडी से पडोह तक 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां से डबल लेन वाहनों का चलना संभव नहीं है। जब तक इन ब्लैक पॉइंट को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक डबल लेन सड़क बहाल नहीं हो सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर है, जिसका सारा सामान इसी सड़क से आना शुरू हो गया है। नादौन में प्रभु कृपा दुख निवारण समागम आज। नादौन में 30 सितंबर को 2 बजे और 1 अक्टूबर को सायं 4 बजे बड़ हमीरपुर में आयोजित होने वाले प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के आयोजन का समाचार जब श्रद्धालुओं को ज्ञात हुआ तब उनके मन उत्साह से भर गए। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी के आगमन की सूचना से वहां भारी उमंगतरंग देखने को मिल रही है। समागम की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। समागम आयोजक समिति के सदस्यों द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्स व पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए गए हैं। समागम आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले मार्गों के दोनों तरफ रंगीन झंडियां लगाई गई हैं। यहां की सभी धर्मशालाएं, होटल, लॉज, यात्री निवास लगभग भरते जा रहे हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के समागम आयोजकों ने इस अवसर पर हिमाचल के अलावा हरियाणा, दिल्ली और पंजाब और आसपास के राज्यों से आने वाले भाई बहनों की भारी संख्या में आगमन को देखते हुए विशेष प्रबंध किए हैं। इस समागम में अभिनेताओं, राजनीतिक हस्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के आगमन की विशेष संभावना है। समागमों में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी द्वारा प्रदान की गई अवधान की कृपा से दुखी भाई बहन मात्र 10 से 15 मिनट में ही ठीक हो गए। वैसे ही हम भी इस कृपा के लिए लालायत हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को महान महाब्रह्मर्षि पद से काशी विद्वत परिषद व सप्तऋषियों ने अलंकृत किया है। इससे हम सभी गौरवान्वित हुए हैं और हम उनके दर्शनों के लिए बहुत आतुर हैं। पश्चिमी देशों ने भी बीज मंत्र की महाशक्ति को स्वीकार किया है। विश्व की महाशक्ति अमेरिका ने परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को 29 अप्रैल 2022 को मास्टर ऑफ बीज मंत्र व स्कॉलर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस अवार्ड दिया है। समागम में महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी मां दुर्गा की कृपा का विशेष पाठ प्रदान करेंगे। बंदूक के छर्रे लगने से 5 साल का बच्चा जख्मी, आईजीएमसी शिमला में काटना पड़ा बाजू, केस दर्ज। घुमारवीं उपमंडल के भराड़ी थाना के तहत हरितल्याङ्गर गांव में बंदूक के छर्रे लगने से 5 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चा गंभीर हालत में शिमला आईजीएमसी में दाखिल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गोली लगने की वजह क्या रही, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हैरानी इस बात की है कि किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी और घायल बच्चे को आईजीएमसी शिमला पहुंचा दिया गया, जहां से डॉक्टर ने भराड़ी पुलिस को सूचना दी। उधर शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर हरितल्याङ्गर में ढाबा चलाने वाले राकेश ने पुलिस को कहा कि रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक कमल अपने 5 वर्षीय पोते को साथ लेकर आया व दोनों दादा पोता ढाबे के साथ वाले कमरे में चले गए। इसी दौरान कुछ ही पलों में अंदर से गोली चलने की आवाज आई। ढाबा संचालक राकेश के मुताबिक जब वह अंदर गया तो बंदूक नीचे पड़ी थी, जबकि कमल ने अपने 5 वर्षीय पोते को उठाया हुआ था। घटनास्थल से 6 कारतूस, 1 गन पाउडर और शराब की आधी बोतल सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। वहीं डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हम नहीं सुधरेंगे, खनन माफिया ने बनाए चोर रास्ते, ट्रैक्टर टिप्परों ने उखाड़ दिया संपर्क मार्ग। उपमंडल नादौन के तहत बहने वाली मसह खड्ड में अवैध खनन कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। मसह पुल के पास ही खड्ड में उतरने के लिए खनन माफिया ने एक चोर रास्ता बनाया हुआ है।
इसी चोर रास्ते से ट्रैक्टर व टिप्पर खनन करने के लिए खड्ड में उतर रहे हैं। यही नहीं, मसहपुल से लेकर मोवल घाट की तरफ जाने वाला मार्ग खनन माफिया के वाहनों के आवागमन से बुरी तरह टूट गया है। आलम यह है कि इस मार्ग पर इतने बड़े गड्ढे बन गए हैं कि छोटी चौफिया गाड़ियों के बम्पर तक टूट रहे हैं। बताया जा रहा है कि रात के समय इस चोर रास्ते का इस्तेमाल कर वाहन मसह खड्ड में उतर रहे हैं। मसह खड्ड में खनन के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बस अड्डे पर चालकों परिचालकों के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम, अब नहीं होगी दिक्कत। एचआरटीसी कुल्लू के बस अड्डा में चालक और परिचालक के लिए ठहरने को लेकर उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर चालक और परिचालक को विश्राम करने के लिए कक्ष में 15 से 15 की क्षमता के बेड स्थापित किए गए हैं। विश्राम कक्ष में चालकों और परिचालकों को बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ पर कुल्लू के अलावा अन्य जिलों के भी चालक और परिचालक विश्राम कक्ष में सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बस अड्डा प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि डीडीएम कुल्लू डीके नारंग के दिशानिर्देशों के तहत बस अड्डा में तमाम तरह की सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ पर टॉयलेट, पेयजल, कैंटीन सहित अन्य तमाम तरह की सुविधा में प्रदान की जा रही है। दशहरे की तैयारियां, आगरा के कारीगर तैयार कर रहे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले। नगर पंचायत भोटा में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को होने वाले दशहरे के लिए कारीगरों द्वारा पुतले बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें रावण का पुतला 40 फुट तथा कुंभकर्ण व मेघनाद के 35 से 35 फुट ऊंचे पुतले बनाए जाएंगे। भोटा में दशहरे के लिए पुतले आगरा के कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। ये कारीगर भोटा के अलावा मनीमाजरा, मोहाली, मुल्लापुर, हिमाचल प्रदेश में ऊना, नगल, महतपुर आदि जगहों पर भी पुतले बनाते हैं। वहीं भोटा के स्थानीय लोगों में दशहरे को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पितृपक्ष श्राद्ध में कौवों को क्यों खिलाया जाता है खाना, बेहद रोचक और अहम है कहानी। पितृपक्ष श्राद्ध आज यानी 29 सितंबर से शुरू हो गए हैं, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेंगे। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तथा उनकी आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जवाली के ज्योतिषी विपिन शर्मा ने बताया कि पितृपक्ष में लोग यज्ञ करने के बाद अपने पितृ को जल और अन्न का भोग कौओं के जरिए कराते हैं। माना जाता है कि इन कौओं में पितरों की आत्मा विराजमान होती है। हिंदू सनातन परंपरा में श्राद्धों के दौरान कौओं का काफी ज्यादा महत्व है। कौ यमराज का प्रतीक होता है। यमराज मृत्यु का देवता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कौआ अन्न खा ले तो यमराज खुश होते हैं और उनका संदेश उनके पूर्वजों तक पहुंच जाता है। पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि श्राद्ध के दौरान तर्पण में एक थाली कौए, कुत्ते और गाय के लिए भी निकाली जाती है। अगर कौए नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी पक्षी को भोजन कराया जा सकता है, लेकिन कौए को ही खिलाया जाए यही उत्तम होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कौ यमराज का संदेश वाहक है। श्राद्ध पक्ष में कौए को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं को तृप्ति मिलती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यम ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से यह प्रथा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौवों को भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके हमारे पास रहते हैं। यह है कथा। कथानुसार कहा जाता है कि एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी।
इसे देखकर भगवान श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कौवे की आंख फूट गई। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कौआ का रूप धारण करके पहुंचा था, वह देवराज इंद्र के पुत्र जयंती थे। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।
हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हो। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।